हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 है जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल एवं विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य, जिसका कार्यकाल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक का उदय हुआ। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो गुप्त वंश का उदय कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले काल का राजनैतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिनका कार्यकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। इसने महाराज की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी था। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था। 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का शासनकाल रहा और उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग के अनुसार पाटलिपुत्रा में मंदिर कौन बनवाया था? श्रीगुप्त ने बनवाया था और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका कार्यकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त के बारे में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे इस क्लास में ही सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से याद कर ले और ध्यान में रखें। इतिहास में एक नए संवत 319 से 320 में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, श्री सिक्के चलाए। तो ये पॉइंट देख लें। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी। राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे और विवाह प्रकार के सिक्के भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त को सबसे महान शासक कहा जाता है। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। दक्षिणापथ के भी 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया तथा समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया एवं उनसे भी कर वसूला था। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया तथा इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षण था। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। रामगुप्त के समय, नोट है, रामगुप्त के समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की, तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की भी हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का ही उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रम मौर्यम, मालविका, गिनमित्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शाकुंतला की प्रेम विरह कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा है। गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री वराह मिहिर था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक और परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौट गया था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे जिसे नवरत्न कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्न किसके समय काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में थे। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में जानते हैं जो कि 9 कौन कौन से थे। कालिदास, घटकड़पर, वराह मिहिर, वेताल भट्ट, छपनक, अमर सिंह, धनवंतरी, वरुचि, शंकु, ये सारे चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीर शने शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त ने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? तो उज्जैनी को बनाया था। अब हम लोग कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय 415 से 454 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। विलसर अभिलेख के कुमारगुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि 415 ज्ञात होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा
627 मुद्राएं थी। बयाना मृदभांड से मिली है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय तथा श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधियां धारण की। नोट में है, स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था और पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। अब हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त की गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है तथा जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। स्कंदगुप्त की कोहोम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य थी। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। तोड़मन हुनों के महत्वपूर्ण शासक था। तोड़मन हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो तोड़मन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश था। गुप्त शासकों की उपाधियां, श्रीगुप्त को महाराज और आदिराज कहा जाता था। घटोत्कच को महाराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त को पराक्रमाक और कविराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक कहा जाता था। कुमारगुप्त को महेंद्रदित्य शक्रादित्य कहा जाता था। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था, प्रशासन, देश और राष्ट्र, भुक्ति, राज्य था। विषय, समांग, विधि, जिला, पेठ, तहसील, ग्राम को ग्राम कहा जाता था। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारात्य कहा जाता है। गुप्त काल में कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई। तो गुप्त काल में भूमि करों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घट गई थी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। करों की अदायगी दोनों की रूपा, हिरण्य, नकद और अन्न में की जाती थी। कुछ प्रमुख करों के नाम निम्न हैं। भाग, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग था। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था। भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट थी। ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर था। भूतावाद, प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर था। शुल्क, सीमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। तो सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में मिलते थे और गुप्त काल का दूसरा राजधानी उज्जैन ही था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के रूप में आरंभ हो गए थे। विंध्य जंगल में शवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। प्रथम सती होने का प्रमाण साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त
के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो प्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस चीज़ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जो 510 ईस्वी में उसका साक्ष्य मिला है। 510 ईस्वी में प्रथम सती हुआ था, जो सेनापति गोपराज नामक सेनापति की स्त्री हुई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया गया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया है। रूपभित्ति चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको याद कर ले कि सर्वप्रथम चित्रकारी कहाँ की गई है? तो एलोरा की गुफाओं में किया गया। अजंता के एलोरा की गुफाओं में किया गया। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। इनकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। इसमें गुफा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रम एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं अब। तो विद्वान एवं पुस्तक आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत की रचना की। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिक वृहत संहिता, लघु संहिता का निर्माण किए। भास्कराचार्य प्रथम वृहद भास्कर्य, लघु भास्कर्य की रचना की। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडन खाद्य की रचना की। भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धांत शिरोमणि की रचना किए। वाग्भट अष्टांग हृदय की रचना किए। पलकान हस्ती आयुर्वेद की रचना किए हैं। नवीनतम की रचना गुप्त काल में हुई तथा इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियां दी गई हैं। नोट है, आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे, जिसने पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया था एवं गणित एवं खगोल शास्त्र को अलग किया था। वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष कुंडली पर बल दिया था। अब हम लोग गुप्तकालीन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। धार्मिक साहित्य रामायण व महाभारत के अंतिम रूप का संपादन भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार साहित्य है और लेखक है। ऋतु संहार का लेखक कालिदास है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम सभी के लेखक कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी लेखक कालिदास है। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन हैं। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चारु दत्त के लेखक महाकवि भास है। स्वप्नवास दत्ता
लेखक महाकवि भास है। अड़ुभंग के लेखक महाकवि भास है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं। चंद्र व्याकरण के लेखक चंद्रगोमी हैं। नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। ये सारे याद कर ले, लेखक के नाम हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। योगाचार के लेखक असंग व वसुबंधु है। चरक संहिता के लेखक चरक है। कीर्तार्जुनीयम का लेखक भारवी है। न्यायावतार का लेखक सिद्धसेन है। 10 कुमार चरित का लेखक दंडनी है। रावण वध का लेखक वत्स भट्टी है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।